नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही मज़ेदार और नॉलेजफुल पॉडकास्ट विद शुभम में। जैसा कि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और पहले पॉडकास्ट की शुभ शुरुआत हम करने जा रहे हैं हमारे पहले गेस्ट डॉक्टर आलोक गुप्ता जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पहले पॉडकास्ट में। और इनके बारे में परिचय देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल की हुई है। तो अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। तो सर, अपने बारे में कुछ बताइए। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हर फील्ड में, हर फील्ड नहीं कहेंगे इसको अपन लेकिन हाँ, बहुत सी में कर रखी है। और आदमी करता क्यों है? क्योंकि मेरे को हर फील्ड में एक जिज्ञासा होती थी कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए। तो एक जिज्ञासा जो है वो, मतलब आप ये कह सकते हैं, जिज्ञासा ही नॉलेज गेन करने का एक जरिया है। ठीक है, तो अब वो जरिया आदमी ढूंढता है हर वक्त। मैंने इंजीनियरिंग करी बी सिविल से, एमटेक एनवायरमेंटलिस्ट, एलएलबी करी, फिर उसके बाद एमबीए फाइनेंस से किया और पीएचडी अभी वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसके लिए आज इन्होंने यहाँ पे बुलाया है। वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर पीएचडी के साथ साथ में मेरे कुछ थीसिस हैं। मेरे 64 से ज़्यादा रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश हो चुके हैं और 7 किताबें हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट टॉपिक्स पे आधारित हैं। वेस्ट मैनेजमेंट आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक क्यों कहेंगे हम? क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट ऐसी चीज है कि जिससे हमें सब कुछ मैनेज करना आता है या मैनेज करना चाहिए। वेस्ट, अगर मैं बात करूं 2016 से पहले, तो हमारे यहां कोई जानता नहीं था। लेकिन यह कहना गलत है कि सोसाइटी में कोई नहीं जानता था, सबको पता है। इसको कूड़ा कहते हैं, कई लोग गंदगी कहते हैं, कई इसको कहते हैं साहब ना काम में आने वाली वस्तु। यस, तो मेरे लिए शब्द क्या है? ना काम में आने वाली वस्तु आपके लिए हो, आपके लिए हो या इंडस्ट्री के लिए हो। तो वो जो चीज जो उसके काम की नहीं है, लेकिन वो चीज दूसरे के काम की है। तो इसलिए वेस्ट का मतलब क्या है? मेरी डेफिनेशन में वेस्ट का मतलब है अनऑर्गेनाइज्ड मैटर, कि वो व्यवस्थित रूप में नहीं है, इसलिए आपके काम का नहीं है। लेकिन दूसरा उसको व्यवस्थित करेगा, उसका उपयोग करेगा और उसमें से कुछ उपयोगी वस्तु बनाएगा या उपयोग में काम में लेगा, तो वो वेस्ट उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया और वो रॉ मटेरियल आने वाली चीज का उत्पादक हो गया। मींस ही इज गिविंग लाइफ और बर्थ टू अ न्यू प्रोडक्ट। हमारे यहां पे 2016 से पहले, जैसे मैंने आपको कहा, कि इसकी संरचना नहीं थी कि वेस्ट क्या है या उसकी परिभाषाएं क्या है या क्या उसके लिए कानून प्रक्रिया है। 2016 में हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छ भारत मिशन का उद्गम हुआ। उसने अपने बायलॉज बनाए कि स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में हमको वेस्ट को किन किन में कैटेगराइज करना है, कितने तरह के वेस्ट होते हैं, कितने प्रकार हैं उनके, कहां कहां से उनका उद्गम होता है। उद्गम का मतलब आप बार बार ये शब्द सुनते जाएंगे कि उद्गम हो रहा है, उद्गम हो रहा है। मतलब क्या है? इट इज अ सोर्स, कि वेस्ट कहां से जनरेट हो रहा है, वेस्ट कहां उपज हो रही है, तो उसको हमें ट्रीट कहां करना है। वेस्ट को आप ट्रीट करेंगे और उपयोगी बना लेंगे तो वो एक काम आ गया। अब वेस्ट की व्याख्यान जो करी गई है उसको हमने 7 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया हुआ है। वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बहुत आसानी से सुना होगा आपने। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब खाने का वेस्ट, चाहे वो छिलकों का हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आए, चाहे हमारे घर में भी बचा हुआ वेस्ट रहे। उसके बाद पेपर वेस्ट हो गया, आपके पास कार्डबोर्ड आ गए, क्लॉथ वेस्टेज हो गया, कपड़ा इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट या कपड़ों का वेस्ट जो काम में नहीं आ रहे उनका वेस्ट हो गया। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट अपने में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि आपका कॉटन हो गया, क्लॉथ हो गया, पट्टियां हो गई, ये अपने में एक है। C&D वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। अब आप घर बना रहे हैं तो घर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वेस्ट भी जनरेट होगा। वेस्ट ईंट का भी हो सकता है, पत्थर का है, सीमेंट है, या आपके यहाँ पे गलत कंस्ट्रक्शन हो गया, उसको आप तोड़ रहे हैं तो वो भी वेस्ट है। इन सब प्रकारों को हम रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूज करना और उसको रिसाइकिल करना, ये एक अपने में एक कला है। तो सर, सबसे ज्यादा वेस्ट देखा जाए तो कौन सी कंट्री में होता है? कोई ऐसी स्पेसिफिक कंट्रियां जो सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है? देखिए, इसमें अभी इस टॉपिक पे मैं पूरी चर्चा नहीं करूंगा आपसे कि कंट्रीज क्या क्या हैं, क्या कौन से देश उसके अंदर अभी लगे हुए हैं। लेकिन अब हर देश ये चाहता है कि हमारे यहाँ पे वेस्ट नहीं हो। वेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? अब वो आप पूछेंगे कि सबसे पहले तो ये वेस्ट भाई क्यों है? हमने घर से बाहर निकाल दिया, मेरा घर स्वच्छ है, राइट?
क्या मेरा घर साफ है, लेकिन भाई आपने सड़क गंदी कर दी या अपना पड़ोस गंदा कर दिया, तो वो क्या हुआ, वो म्युनिसिपैलिटी का काम है। म्युनिसिपैलिटी आएगी, उठाएगी और ले जाएगी, तो सड़क भी साफ हो गई भाई हमारी। तो हमारा जब घर साफ है, मोहल्ला साफ है, तो हमें क्या करना है। लेकिन वो कचरा गया कहां? वो कचरा आप देखेंगे बाहर निकलकर, या कभी आप अपने कॉलोनी से बाहर जाएंगे या मोहल्ले से बाहर जाएंगे तो आपको बड़े बड़े टीले नजर आ जाएंगे, जिसको आप कहते हैं कचरे का पहाड़। तो भाई करा क्या आपने? आपने अपना घर साफ कर दिया, मोहल्ला साफ कर दिया, लेकिन आपने अपना इलाका खराब कर दिया। वहां पे टीले बन गए, लेगेसी वेस्ट, पुराना कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। भाई क्यों इकट्ठा होने दें अपन? आज वो आपके घर की जिस भी नजदीक है या कॉलोनी के बाहर है या आपके शहर के बाहर भी है, तो शहर के बाहर भी वो कुछ ना कुछ गंदगी कर रहा है, वो वायु प्रदूषण कर रहा है, वो अंदर बैठे हुए जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है उसमें प्रदूषण ला रहा है, जिसको हम वाटर लेवल इंक्रीमेंट्स कहते हैं ऑफ द लीगेसी वेस्ट। तो ये चीजें जब वो कर रहा है तो हमें उसको भी बचाना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है। अब जब हम इस ध्यान में जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई उसको पहले ही अपन स्वच्छ कर दें, मतलब कचरे को इकट्ठा करके एक जगह ना रखें, उससे पहले ही उसको ट्रीट कर दें। तो जैसे आपने पूछा कि कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा या तो कूड़ा उत्पन्न करते हैं या उसको साफ करते हैं, तो अब क्या है, जैसे जैसे पृथ्वी पे भार बढ़ता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, इसमें बहुत सी कंट्रीज आ गई। यूनाइटेड नेशन ने भी अपने प्रोग्राम्स चला रखे हैं, वैसे ही हिंदुस्तान ने भी चला दिया। हिंदुस्तान ने स्वच्छ भारत मिशन कह दिया, यूनाइटेड नेशंस ने भी अपने यहाँ प्रोग्राम चलाते हैं कि एशियाटिक कंट्रीज जो हैं या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी स्वच्छ रहे, क्योंकि ये वेस्ट अल्टीमेट क्या कर रहा है, वहां पे जाके ओशंस को खराब कर रहा है। अब प्लास्टिक का जैसे आपने सुना होगा गलता नहीं है, तो वो ओशंस के अंदर जाके रखा रहता है। यहाँ पे भी आपने सुना होता है कि पढ़ा होता है कि वो गाय मर गई या गाय के पेट के अंदर थैलियां निकल रही हैं, तो वो सब क्या है, ये क्या है, जो जीव जंतु यहाँ पे हैं इनको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, ये केवल उसको ग्रहण करते हैं। उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ भी खराब हो रही है, मतलब जो प्राणी और जो जंतु अपने पानी के अंदर विराजमान हैं या वहां पे रहते हैं, मछलियां हो गया, मगरमच्छ या और भी जो, वो उसको खाते हैं, तो उसकी वजह से वो लोग बीमार पड़ते हैं और वहां पे मर जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी सड़कों पे चलने वाली गाय हो गई या कोई भी जानवर है, कुत्ता बिल्ली वगैरह, ये भी उसको खाते हैं, उससे मरते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये सब ना हो, जो भी हम वेस्ट कहते हैं वो निगम या उससे संबंधित आदमी लेकर जाए, उसका उपयोग करे या उसमें से छटनी करे, पहले छांट के और उसको उपयोग में लाए। उपयोग में लाने का क्या हुआ, जैसे इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि घर में से एक वेस्ट निकला, आपने क्या करा, दो तरह के वेस्ट हैं आजकल, आपने सुना भी होगा, गीला कचरा, सूखा कचरा। गीला क्या है, इसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इसका क्या करते हैं, इस वेस्ट को हम बायोगैस बना सकते हैं, इस वेस्ट से हम खाद बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका कचरा 5 किलो का है वो एक गुणवत्ता उपलब्ध कराएगा, गैस के रूप में, खाद के रूप में, तो दोनों काम की चीजें हैं। दूसरा, जब ये कचरा उठ के डंप यार्ड में जाएगा या आपको टीले बन रहे हैं जहां पे, तो वहां पे कमी हो जाएगी, तो उपयोग में आया ये कचरा, उससे आपको ऊर्जा मिली और उसका पर्यावरण भी बचा। ऐसे ही आपके घर से दूसरा कचरा कौन सा निकला, वो निकला सूखा कचरा। अब सूखा कचरा क्या करा भाई, सूखे कचरे में कुछ भी हो सकता है, हमारे तो पॉलिथीन भी है, कार्डबोर्ड भी है, पेपर भी है, रद्दी भी है, प्लास्टिक भी है, बोतल का टुकड़ा भी है, लोहे के कुछ चूरे भी हैं, मिट्टी भी है जो झाड़ू से लगने पे आ रही है। इसका क्या करेंगे, तो भाई इसको सूखे कचरे में डालो। वहां पे जब ये अपने सेंटर पे जाएगा जहां इसको डंप करेंगे म्युनिसिपैलिटी वाले, तो वहां पे रैक पिकर्स आएंगे। रैक पिकर्स बीनने वाला, तो प्लास्टिक वाला अपना कचरा ले जाए, गत्ते वाला अपना कचरा ले जाए और इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डाले, तो आपका कचरा कम हो गया। तो जो कचरा आपने घर से फेंका वो प्रोसेस हो गया और पूरा का पूरा काम में आ गया। इसलिए आजकल टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने घर से केवल कुछ नहीं फेंका, पहले के लोग भी करते थे, रद्दी बेचते थे, दिवाली की दिवाली सफाई करते थे, तब क्या करते थे, सब कुछ प्रोसेसिंग यूनिट को देते थे। हमारे यहाँ कुछ नया नहीं है, ये तो अब लगता है न्यू जनरेशन इज थिंकिंग कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर द एनवायरमेंट, बट ये बचपन से करते आ रहे हैं। हम कभी सड़क पे नहीं फेंकते, राइट, ना ये मन से करते, ना दिमाग से करते और ना करना चाहते हैं। ये तो केवल हम गाड़ी खोल देते हैं और रैपर उड़ा दिया, करना कोई नहीं चाहता। अवेयरनेस की जरूरत है,
तो जागरूकता की। स्वच्छ भारत अभियान का आप कितना ज़्यादा महत्व मानते हैं कि जब से स्वच्छ भारत अभियान आया है तब से और उससे पहले, तो दोनों सिनेरियोज के बारे में आप बताइए सर। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल था कि स्वच्छ भारत मिशन के आने से फर्क क्या पड़ा। भाई क्या होता है, हमारे पास में किसी चीज की जब तक रिटन गाइडलाइंस नहीं होती तो ना तो हम उसको फॉलो अप कर पाते हैं, ना किसी को समझा पाते हैं, और ना उसको उस पे अमल करने के लिए कह पाते हैं। 2016 से पहले भी गाइडलाइंस थी, जैसे आपने अभी कहा ना, तो 2016 से भी पहले गाइडलाइंस थी, लेकिन उसको हम उपयोग में नहीं ला पाए। फोर्सफुली भी कह सकते हैं या गवर्नमेंट की नजर में भी कह सकते हैं। लेकिन जब स्वच्छ भारत मिशन आया, उसने उन्हीं गाइडलाइंस को मॉडिफाई करा और उनको हर जिला स्तर पे, हर पंचायत स्तर पे, हर राज्य स्तर पे और हर देश स्तर पे उस चीजों को इंप्लीमेंट किया और मजबूर किया, बाध्य किया सब सरकारी कर्मचारियों को कि इस तरीके से आपको काम करना है। और आप जब ऐसे काम करेंगे तो इसके अंदर भारत सरकार आपको पुरस्कृत करेगी, आपका नाम होगा। तो मतलब एक कंपटीशन का माहौल भी जनरेट किया हमने। और फिर जब गाइडलाइंस थी, इसको लोगों को जगह जगह पढ़ाया इन्होंने, चाहे वो सरकारी आदमी था चाहे गैर सरकारी आदमी थे, सबको इसके बारे में समझाया। इंस्टीट्यूट्स वगैरह को सबको प्रेशराइज किया कि साहब आप ये डालिए, इसमें सोलर डालो, इसमें बायोगैस प्लांट डालो, आपकी मैस है तो आपको ऐसे करना है, आपको वेस्ट बाहर नहीं करना। तो जब आदमी सुबह दोपहर शाम इस चीज को सुनेगा तो उसको अमल करने की कोशिश करेगा। वो ये कहेगा कि मैं ही नहीं हूं, सरकार का जिम्मा नहीं है, ये मेरा भी जिम्मा है। प्रत्येक नागरिक का ये जिम्मा होता है कि वो अपने देश को स्वच्छ रखे, अपने आसपास की जगह को। बिल्कुल, जैसे वो ये चाहता है नागरिक कि मेरा घर साफ होना चाहिए, तो घर नहीं, मेरा देश भी साफ होना चाहिए, मेरा मोहल्ला भी साफ होना चाहिए। तो ये नागरिकता के में आ गया। तो सर इसमें जैसे कि आपकी इंस्पिरेशन, कोई चीज आपकी इंस्पायर किया हो, कोई चीज ने आपको इस फील्ड में आने के लिए, या आपने कुछ ऐसा देखा कि आपको लगा हो कि नहीं मेरे को इस फील्ड में भी जाना है, लाइक इतनी फील्ड तो आपने पहले से ही कवर की हुई है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2008 के अंदर। 2008 के अंदर मैं एक गौशाला गया था। अच्छा। तो उस गौशाला में मेरे को अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे, भाई गोबर का क्या होता है, काऊ डंग, ठीक है। तो गौशाला में मतलब बचपन से यही जानते थे, भाई गड्ढे बनाते हैं, थेपले बनाते हैं या खाद के लिए डाल देते हैं। पहली बार मैंने 2008 के अंदर देखा कि बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट नाम की कोई चीज है। तो उस चीज से करते क्या है कि भाई ये लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर ये गोबर डालते हैं, राइट, काऊ डंग के बाद में ये प्रोसेस होता है, अंदर ऐसा डाइजेस्टर है और इसके अंदर से और ऐसे गैस बनती है। तो गैस देखते ही मेरी उत्सुकता बढ़ गई। कैसे कि भाई एक चीज ये डाला और निकला क्या, गैस, ठीक है, तो कैसे निकलती है, कैसे बनती है, हर जगह क्यों नहीं बनती है, हाँ, मेरे घर में क्यों नहीं बनी। तो उत्सुकता हुई ना। इस उत्सुकता के बाद में मैंने LMNIT और 2-3 कॉलेजों को विजिट किया। उत्सुकता पूर्वक, मतलब इससे कुछ ये नहीं सोचा क्या आएगी या क्या होगा, ये सब ध्येय नहीं था। लेकिन जिज्ञासा ये थी कि भाई इंजीनियर आदमी हो, पढ़े लिखे हो, तो ये तो पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे बना सकता है, तो और घरों में क्यों नहीं बन रहा ये, या और चीजों में क्यों नहीं उत्पन्न होती गैस, हमें खरीदने की जरूरत क्यों है, हम खुद ही बना लेंगे। फिर इसकी शुरुआत करते करते धीरे धीरे पढ़ते हुए, इसके बारे में पता करते हुए बहुत सी चीजें हुई। फिर सन 2012 के अंदर मेरे को मौका मिला, तो मैं LMNIT लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया, जो अपने जयपुर में जामडोली में है। वहां पे उन्होंने कहा साहब हमारे ऐसे मैथ्स है, मैथ्स से ऐसे कचरा है। तो वहां पे एक मैकेनिकल के प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा साहब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग काम हो जाए। मैंने कहा हो तो सकता है, मैंने देखा हुआ भी है और मेरी रिसर्च भी चल रही है। तो मैंने उनके से उस बारे में डिस्कस करना चालू किया। तकरीबन मेरे को 1 साल लग गया ये सब डिस्कशन में, ये सब चीजों में। फिर उनके डायरेक्टर उस टाइम पे थे जो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उन्होंने कहा नहीं साहब ये हम लगाएंगे। अच्छा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। मैंने कॉस्टिंग लगे नहीं लगे, लेकिन अपने को ये बना के देखना है, तो औरों को भी हम प्रेरित करेंगे कि साहब एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया है हमने, तो आपके मैस का जो फूड वेस्टेज है उससे गैस भी बना रहे हैं हम, उससे जनरेटर भी चलता है वहां पे, तो वो भी चलाएंगे। और ऐसे ऐसे करते हुए तो उसका हमने इजाद किया। वहां पे वो डालने की परमिशन मिली, हमने डाला, पैसा थोड़ा बहुत उन्होंने दिया, थोड़ा बहुत लगा, लेकिन ये हार्डली मैटर था। लेकिन वो शुरुआती दौर था मेरा। और उस शुरुआत के बाद में जब खुद ने गैस बनते हुए देखी, किससे, फूड वेस्टेज से, और उनके वहां पे वो गैस चलते हुए देखी और चूल्हा जलाया, तो मतलब आप समझ सकते हो, मतलब कि उस एज में
तब मेरी उम्र क्या रही होगी, क्या 32 साल का हो चुका हूँ मैं तब तक। तो उस एज के अंदर भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और इतने बड़े स्केल पे कर रहे हो और आपको एक सफलता सी चीज हासिल हो रही है, तो आपका बड़ा उत्साह होता है। तो भाई ये मैं ही क्यों काम में लूं, औरों को क्यों नहीं गान बांटूं। लेकिन उस टाइम पे इतना नहीं चलत थी क्या, तो हम सोचते थे ठीक है, नहीं और कॉलेजों में जाना है और गौशालाओं में जाना है। मैंने पोस्ट कार्ड वगैरह बांटने चालू करे, गौशाला पोस्ट कार्ड भेजता था 50 पैसे वाले कि साहब मैं बायोगैस प्लांट लगाता हूं, उसकी सलाह देता हूं, कंसल्टेंसी और फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, आप तो मेरे से सलाह लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो। सारी गौशालाओं में भेजा, कॉलेजों वगैरह में भेजा जिनमें मैस हुआ करती थी कि साहब आप वेस्टेज बाहर मत फेंको। ऐसे हमने एक प्लांट लगाया है LMNIT में, उसको देखो वहां पे जैसे गैस बन रही है। तो एक उत्सुकता चलती रही, धीरे धीरे लगा यार इसमें काम तो है नहीं लेकिन फिर भी नॉलेज बांटनी है। तो जितना वक्त मेरे को मिलता अपने बिजनेस के साथ, मेरा मेन कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, राइट, और फाइनेंस का काम था उस जमाने में, राइट, तो उसमें जितना टाइम मेरे को मिलता जाता मैं अपना समय लगाता उसमें कि और कैसे करना है, औरों को जागरूक कैसे करना है, कैसे बताऊं कि एक बायोगैस प्लांट लगना चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपको लोगों के पास जाते हो या किसी को कहते हो और वो आपका रिस्पॉन्ड नहीं करता या रिप्लाई नहीं करता, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, यार पता नहीं चलती भी है नहीं चलती, ये होता भी है नहीं होता। कहीं अपने कोई पहली बार में एक चीज मिली और अपन ने कर लिया लेकिन ये चलेगा भी नहीं चलेगा। ये सब चीजें चल रही थी। सन 2016 में फिर जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्वच्छ भारत मिशन आया। स्वच्छ भारत मिशन में गाइडलाइंस आई, कुछ गाइडलाइंस हमने भी दी। किसी ज्ञानवर्धक प्रोफेसर साहब आए कि साहब आप बायोगैस करते हो, कुछ गाइडलाइंस हमें बताओ, तो हम उसमें डालेंगे, आपका नाम भी होगा। अब नाम के लिए तो नहीं किया लेकिन उनको गाइडलाइंस बताई कि साहब ऐसे चलता है, ये होता है, ये चीजें आती हैं इसमें, और वो उसको छापा भी उन्होंने। तो इस चीज तरीके से ये सिलसिला चलने लगा। फिर 2016 के बाद में तो ये धीरे धीरे लोगों की भी समझ में आने लगा, कुछ सरकार भी समझने लगी इस चीजों को, तो ये तूल पकड़ता गया। अब स्वच्छ भारत मिशन के अंदर केवल यही नहीं रह गया कि सिर्फ सफाई करनी है, सफाई के अलावा सफाई को कैसे काम में लेना है, उस कचरे को कैसे रीयूज करना है, वो मेन उद्देश्य बन गया। उस उद्देश्य के साथ साथ बहुत से लोगों को, होटल को, सबको इन्होंने कहा कि साहब आप अपना वेस्ट प्रोसेस करिए, आप चाहे कंपोस्ट बनाओ या तो खाद या तो कंपोस्ट बनाओ उसका, नहीं तो बायोगैस बनाओ, लेकिन आपको प्रोसेस अपने यहाँ करना है। तो इसी को हम कह रहे थे कि एट द सोर्स, तो वेस्ट जो है जहां उसकी उत्पत्ति हुई या जहां उसका उद्गम हुआ वहां की वहीं उसको नष्ट करा या उसको दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो इसको कहते हैं हम रिसाइकलिंग। तो वहीं की वहीं उस प्रोडक्ट को अपन ने आकार चेंज करके नया एक प्रोडक्ट बनाया। और सर रीयूज के बारे में कुछ आप बताना चाहोगे कि कोई प्रोडक्ट वेस्ट है उसका रीयूज, अपन जैसे प्लास्टिक्स का ज़्यादा रीयूज होता है, तो प्लास्टिक के लिए सरकार भी उसको बैन कर रही है कि इसको बैन किया जाए, बट उसका रीयूज भी हो सकता है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो कि हम कैसे क्या प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर रीयूज भी करें तो किन किन फील्ड में अपन उनको रीयूज कर सकते हैं। नहीं, ये अच्छा टॉपिक है आपका, लेकिन ये अपने में क्या है, जैसे मैंने आपको कहे कि 7 तरह की रिसाइकलिंग या 7 तरह के अपन ने वेस्ट सेग्रीगेट कर रखे हैं। इन 7 का अपना एक एक महत्व है और इनके पीछे की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अब जैसे आपने प्लास्टिक टॉपिक छेड़ा, प्लास्टिक टॉपिक आज से ही नहीं, बहुत सालों से हमारे यहाँ रीयूज होता है। प्लास्टिक में 2 तरह का प्लास्टिक आता है, एक कहते हैं हम वर्जिन प्लास्टिक जो बिल्कुल नया प्लास्टिक होता है, और एक होता है रीयूज प्लास्टिक। मतलब आपके यहाँ पे अगर प्लास्टिक की कुर्सी आई है या प्लास्टिक का पाइप आया है, उसमें से जो वेस्टेज निकला हमने उसको इंडस्ट्री में भेजा, वेस्ट इंडस्ट्री में वो क्या करेगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेगी या उससे और प्लास्टिक को रिसाइकिल करके एक नई चीज बना के दे देगी। नई चीज बनाने से क्या हुआ, बेसिकली प्लास्टिक के अंदर जो है कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की क्षमता से वो बनता है, मींस एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी एसेंशियल टू मेक अ प्लास्टिक प्रोडक्ट, राइट। वो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। हम लोग गर्म करके उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लाके उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव करते हैं और नई चीज बना देते हैं उसकी। तो ये रीयूजेबिलिटी है। अच्छा। आपने जो पूछा कि साहब सरकार थैलियां बैन करती है जबकि रीयूजेबल हो सकती हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब चीज ये रहती है कि सरकार इसको बैन क्यों करती है, क्योंकि आज का तो मीडिया ही हो गया, दूध भी लाओगे तो थैली में चाहिए आपको, बाहर से आपको शक्कर भी खरीदनी है तो भी थैली में आएगी। पहले का जमाना कागज का हुआ करता था, लेकिन कागज को रिप्लेस कर दिया थैली ने। अब वो थैली में रिप्लेस करने से फायदा क्या हुआ, हमें फायदा ये हुआ कि साहब कैरी करने में आसानी हो गई। क्या आज जूट का बैग ले जाने में शर्म आती है, लेकिन थैली तो क्या है जेब में रख लेते हैं और बोले चुपचाप ले जाते हैं हम, भैया थैली में डाल दे सामान।
तो इसका फायदा नहीं है। ये क्या है, ये छोटा प्लास्टिक है, पतला प्लास्टिक है। ये क्या है, हर जगह जाके अटक जाता है। और जब भरमार रहेगी इस प्लास्टिक की, मतलब ये भी यूज कर रहा है, आप दिन भर में 7 थैलियां यूज करोगे, तो यूज करके आप रिसाइकिल नहीं कर पाते, उसको उठाते और कचरे के डब्बे में डाल देते हो, और कचरे के डब्बे से वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर चला जाता है या सड़कों पे आ जाता है। सड़कों पे आके कहीं भी अटक जाएगा, नाली जाम कर देगा, कोई भी जानवर खा जाता है तो उससे अनहाइजेनिटी हो गई, उसके भी मरने के चांसेस हो गए। तो इसलिए अब सरकार इस पे एम्फेसिस कर रही है कि आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लाओ, या कई जगह स्टेट्स में ये कर दिया गया है कि साहब 50 माइक्रोन से ऊपर की थैली होनी चाहिए। मतलब थैली की मोटाई बढ़ा दी। अब थैली तो जितनी पतली रहेगी उतना नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा आएगी, तो आपको ज्यादा थैलियां मिलेगी 1 किलो में। अब अगर उसकी मैं मोटाई बढ़ा दूंगा तो 1 किलो में आपको कम थैली मिलेगी, और पर थैली की आपकी कीमत बढ़ गई। तो इससे क्या है, किसको नुकसान हो रहा है? इसको माल देने वाले को नुकसान हो रहा था क्या, लेकिन उस नुकसान की वजह से उसकी भरपाई हमें करनी पड़ रही है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि इसको बैन करें, या तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आए कि जो थोड़े टाइम के बाद में खत्म हो सके, या उसको बैन करके हम उसका ऑल्टरनेट निकालें। ऑल्टरनेट के अंदर क्या है, कपड़े का थैला, राइट। अभी कपड़े का थैला हम लेकर चलें, अब आप कहोगे साहब दूध तो मैं कपड़े के थैले में ला ही नहीं सकता, तो भाई उसका ऑल्टरनेट सोचो ना। ऑल्टरनेट क्या है, कांच की बोतल में दूध लेकर आओ, बार बार रिसाइकिल भी हो सकती है। देखो दिक्कतें आएगी, क्योंकि क्या है कि पहली बार हमें जो फेस करना है उन चीजों में दिक्कत आती है। जब हमने थैली ली तब भी तो हमने चीजें बदली, अब हम थैला लेंगे तो फिर चीजें बदलेगी, हम कांच की बोतल लेंगे तो चीजें बदलेगी। हम प्लास्टिक को धीरे धीरे करके अपने यहाँ से हटाएंगे तो ही प्लास्टिक का सरकमफ्रेंस रुकेगा। और ये अपन नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में और एलोबरेटली डिस्कस करेंगे इस चीज को। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि 2008 में आपने ये चीजें शुरुआत की बायो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और 2016 में स्वच्छ भारत योजना आई थी, तो उससे पहले कहीं आपके माइंड में ऐसा कुछ थॉट आया हो कि ऐसी कुछ योजना आ सकती है, या उससे सिमिलर कि अपन ऐसा कुछ ला सकते हैं बायो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा, लेकिन ये डिस्करेजिंग होता रहा। क्या हुआ, आपने 2008 में सुना, आप 8 से 9 और 10 के अंदर तो 2-3 साल तक ये सोचते रहे नया एक्सपेरिमेंट करा जाए। तो आपने उस एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे मैंने उसमें भी बताया कि एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कई चीजें सोची। घर में एक छोटा सा वो टीन का डब्बा बनाया, उस डब्बे में भी बायोगैस सड़ाया कि काऊ डंग डाल के कि बायोगैस बनती कैसे है। फिर एक्सपेरिमेंट करते करते भाई केले का छिलका मिला मेरे को, घर से जो हरी सब्जियां वगैरह काम में लेते हैं उसको सड़ाने की कोशिश करी। तो मतलब एक एक्सपेरिमेंटल R&D सेक्शन में लग गया मैं तब। तो R&D सेक्शन में जब आप लगते हो और एक टेक्निकल आदमी हो, मतलब मैं मेरी बता रहा हूं, तो आपको ये नहीं लगता कि इससे पैसा आएगा या ये चीज होगी। आपका उस टाइम पे दिमाग ये चलता है कि इसमें से मैं और क्या 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 निकाल सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, इसको किसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं या किसके साथ लगा सकता हूं। तो ये कभी सोच आई नहीं कि उसके लिए क्या होगा, मैं सक्सेस होऊंगा भी नहीं होऊंगा, क्योंकि वो दैट टाइम वो मेरा बिजनेस करने का मॉड्यूल नहीं था। वेस्ट मैनेजमेंट मेरा कभी शुरुआत से बिजनेस रहा ही नहीं, ना कभी दिमाग लगाया। उसमें हमेशा ये था कि इसमें नया क्या कर सकते हैं, इसमें नया क्या हो सकता है, तो यह आप क्यों नहीं करते, या वो क्यों नहीं करता, या इसने क्यों नहीं करा, ये मैं ही क्या अलग कर रहा हूं। बल्कि सोच ये आता था कि भाई मैं कुछ अलग कर भी रहा हूं या ये पहले से करा हुआ है। तो ये सोच आती थी। ये सोच कभी नहीं आई कि रूल लाएंगे नहीं लाएंगे, क्योंकि तब तक हम उसमें थे ही नहीं, ज्ञान भी नहीं था इतना, वो तो सीखने की स्टेज थी। तो आई होप आपको बायो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ब्रीफ नॉलेज मिली होगी। इसकी कंप्लीट हम डिटेल में बात आगे के एपिसोड्स में भी जारी रखेंगे। तो अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, और डॉक्टर आलोक गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने आसान तरीके से हमको बायो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया। और ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेजफुल पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए पॉडकास्ट विद शुभम। थैंक यू।